हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम ऑल। तो आज से हमारा नया कोर्स हम स्टार्ट करने वाले हैं जो होगा हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, इसमें हमारे सारे जो टॉपिक्स हैं, जो भी सब टॉपिक्स हैं इसके, वो हम वन बाय वन लेक्चर्स में कवर अप करेंगे। इसमें हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ओवरऑल फुल सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे लेसन के हिसाब से। ठीक है, तो आज का जो हमारा फर्स्ट लेसन है उसमें हम पूरा रहेगा हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, और इसके सब टॉपिक्स जो भी होंगे इसके, वो मैं साथ के साथ मेंशन करते रहूंगी आपके। ठीक है, तो जब हम स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट जो हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है वो मिलके बनेगा सॉफ्टवेयर प्लस इंजीनियरिंग। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज सॉफ्टवेयर। सो एवरीबॉडी नोज सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो वन लाइन डेफिनेशन है इसकी, सेट ऑफ प्रोग्राम्स। कोई भी सॉफ्टवेयर होगा उसको बिल्ड करने के लिए हमें सेट ऑफ प्रोग्राम्स की नीड होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमें कोई प्रोग्राम डेवलप करना है तो हमारे पास बहुत सारे स्मॉल स्मॉल प्रोग्राम हैं, उनका हमने एक सेट बना दिया, देन वी कैन से दैट कि सेट ऑफ प्रोग्राम्स। लेकिन बहुत सारी बुक्स में सेट ऑफ प्रोग्राम की जगह एक और नया टर्म्स यूज करते हैं, उसे हम बोलते हैं सुपर सेट ऑफ प्रोग्राम। क्योंकि बहुत सारे सेट ऑफ प्रोग्राम्स का एक जो बिग सेट बन गया, इट्स कॉल्ड सुपर सेट ऑफ प्रोग्राम। अब सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी है, जो भी हमने सेट ऑफ प्रोग्राम्स लिखा, तो ये जो हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है ये वर्क करेगा थ्री डिफरेंट टाइप्स में, सेट ऑफ प्रोग्राम प्लस डॉक्यूमेंटेशन प्लस ऑपरेशन मैनुअल्स। सेट ऑफ प्रोग्राम्स आपको समझ आ गया कि सेट ऑफ प्रोग्राम्स क्या होते हैं। जो भी हम कोड करेंगे, जो भी हम स्मॉल स्मॉल प्रोग्राम बनाएंगे, वो हो गया सेट ऑफ प्रोग्राम। नाउ वी कम्स डॉक्यूमेंटेशन। तो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर क्या क्या आता है, तो जब भी हम डॉक्यूमेंटेशन की बात करेंगे, वी नीड ऑल टाइप ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। फर्स्ट इज एनालिसिस, इसी के अंदर हम डिजाइन पार्ट। थर्ड वन इज कोडिंग, नेक्स्ट टेस्टिंग। जब भी हम एनालिसिस की बात करते हैं तो हम इसके अंदर रिक्वायरमेंट एनालिसिस करेंगे कि रिक्वायरमेंट क्या है और उनको हमें कैसे गैदर करना है। डिजाइन के अंदर हम सारे करेंगे डीएफटी, ईआर डायग्राम, ये डिजाइनिंग पार्ट के अंदर जाएंगे कि क्या हम डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, क्या उसका डेटा फ्लो डायग्राम बनेगा। कोडिंग के अंदर हम करेंगे सोर्स कोड, जो भी हम लिखेंगे वो सारा पार्ट आएगा कोडिंग के अंदर, जो भी सोर्स कोड हम यूज कर रहे हैं। एंड लास्ट वन इज टेस्टिंग। तो टेस्टिंग दोनों एंड पे होगा, जब हम बिल्ड कर रहे हैं उस वक्त जो भी टेस्टिंग हम परफॉर्म करेंगे, और आफ्टर कंप्लीशन जब वो बन गया उसके बाद जो टेस्टिंग परफॉर्म होगी, अल्फा बीटा, जो आगे हम पूरा टेस्टिंग का हमारे पूरा चैप्टर है जिसमें हम सारी टेस्टिंग डिस्कस करेंगे, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स, और जो भी टेस्टिंग अल्फा बीटा सारी टेस्टिंग हम उसको करेंगे। नेक्स्ट इसमें जो हम टर्मिनोलॉजी ऐड करा था वो हमने किया था ऑपरेशन मैनुअल्स। जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं तो उसके साथ में एक ऑपरेशन मैनुअल्स भी आता है, जिसके अंदर एक तरीके का हम इसको गाइड बोल सकते हैं। एक हमें गाइड बुक प्रोवाइड की जाती है, जो कि नया कोई भी न्यू यूजर है और वो कैसे उसको जो ऑपरेशन है वो किस तरीके से परफॉर्म करेंगे, वो सारी उस चीज के अंदर ऑपरेशंस मैनुअल्स में मेंशंस होते हैं। ठीक है, तो ये हमें एक बुकलेट टाइप की हमें प्रोवाइड की जाती है कि हाउ टू इंस्टॉल। आप सपोज दैट फॉर एग्जांपल, अगर हम एक नया प्रिंटर लेके आए हैं, एचपी का प्रिंटर लेके आए हैं, तो उसको कैसे उसको इंस्टॉल करना है, तो ये एक हमारे पास उसकी ये बुकलेट, उसकी गाइड बुक होती है, जिसके हिसाब से हम उसके ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं कि जो स्टेप बाय स्टेप क्या ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन भी उसके साथ में होता है कि क्या क्या उसके अंदर चीजें हैं, वो सारे डॉक्यूमेंटेशन पार्ट में आएंगे, और ऑपरेशन किस तरीके से फुलफिल करना है वो भी हमारे पास एक मैनुअल हमें प्रोवाइड किया जाता है। ठीक, ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, जो भी काफी बेसिक्स है। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर एवरीबॉडी नो, सिस्टम सॉफ्टवेयर एज वेल एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर वैसे प्रोग्राम्स जाएंगे जो पूरे के पूरे सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि यूजली लाइनक्स है, विंडोज है, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पूरे के पूरे सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए यूज करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर वो सॉफ्टवेयर जाते हैं जब हमें कोई पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करना है, पर्टिकुलर एप्लीकेशन, सपोज दैट हमें टाइपिंग करनी है तो हम एमएस ऑफिस का एक टूल यूज करते हैं, एमएस वर्ड। अगर हमें पेंटिंग करनी है तो हम यूज करेंगे एमएस पेन। तो ये बेसिक
सॉफ्टवेयर हैं ये स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो ये सारे जो सॉफ्टवेयर होंगे ये आएंगे कम्स अंडर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर पूरे सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए यूज किया जाता है और एप्लीकेशन पर्टिकुलर किसी एप्लीकेशन को यूज करने के लिए हम यूज करते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नाउ वी मूव फॉर नेक्स्ट सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन कैसे के रिगार्डिंग काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं इस टॉपिक से लेके। तो ये थोड़ा सा अंडरस्टैंड वाला टॉपिक है। ये है हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कि इसमें हम बोल सकते हैं एस्पेक्ट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन। आप लोग चाहो तो इसमें से की पॉइंट्स आप अपने नोटबुक में मेंशन कर सकते हो, तो एग्जाम टाइम पे आपके लिए यूजफुल होंगे। तो सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन में क्या होता है, ये मैं बना रही हूँ कंपैरिजन। ये है हमारा हार्डवेयर और ये है हमारा सॉफ्टवेयर। अब इसका प्रोडक्शन का मैं आपको एक ग्राफ फॉर्म में बना के दिखाती हूँ। सपोज दैट ये हमारा एक ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये हो गया ओरिजिन हमारा। तो ये वाला जो है हमारा ये टाइम के और ये होता है हमारा फेलियर इंटेंसिटी। अब इसमें क्या होता है, जो हमारा कर्व बनता है ये हमारा बाथटब कर्व बनता है। नाम काफी कॉमन है, आप लोगों ने सुना होगा। ये होता है हमारा बाथटब कर्व। इसमें क्या होगा, ये जो हमारा होगा ये है हमारा बर्निंग फेज, ठीक है। सेकेंड ये जो होता है, ये वाला पोर्शन जो होता है ये होता है हमारा लाइफ साइकिल ऑफ हार्डवेयर। एंड लास्ट जो यहां से हमारा शुरू हो जाता है ये होता है वेयर आउट फेज। मैं सॉफ्टवेयर का भी ड्रॉ कर लेती हूँ सो दैट आप कंपेयर करके समझना इजी होगा। इसमें भी हम इस तरीके से एक हमने ग्राफ ड्रॉ करा, ठीक है। ये टाइम वाला पोर्शन है हमारा, ठीक है, और ये इसकी फेलियर इंटेंसिटी कैसे मेजर करते हैं। तो इसमें जो हमारा कर्व बनता है वो आगे जाके फ्लैट हो जाता है। ये इस क्योंकि सॉफ्टवेयर में वेयर आउट फेज नहीं होता है। ये है हमारा इस सॉफ्टवेयर का बर्निंग फेज। सेम ये हो गया हमारा लाइफ साइकिल, जैसे हार्डवेयर का था वैसे इसका लाइफ साइकिल हो गया हमारा। एंड ये जो होता है ये होता है ऑब्सोल्यूट। ये बहुत बार क्वेश्चन ये वाला आ चुका है, यूजीसी नेट में भी आया है, गेट में भी आया है और बाकी एमसीक्यूज कई जगह मैंने देखा है। इसमें ये वाला पॉइंट होता है कि सॉफ्टवेयर कभी भी वेयर आउट नहीं होता है, उसमें ऑब्सोलेट फेज होता है। अब ये समझने की कोशिश करिए कि जब हम ये कर्व ड्रॉ कर रहे हैं तो सबसे पहले जब हम हार्डवेयर को बना रहे हैं, जब हार्डवेयर बनाने के टाइम पे जो वर्निंग फेज होता है उसमें फेलियर इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि जब हम कोई प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं तब उसके फेलियर के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। तो फेलियर इंटेंसिटी यहाँ पे हमारी ज्यादा है। उसके बाद जब हम उसको यूज कर रहे हैं, उसका लाइफ साइकिल पीरियड चल रहा है, तो ये हमारा जब सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन जब बहुत टाइम के बाद, काफी टाइम यूज होने के बाद किसी भी हार्डवेयर में एक ऐसा फेज आता है जब उसमें कुछ ना कुछ इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं, यानी कि वो काफी पुराना हो चुका होता है, उसमें कोई इश्यूज आते हैं, तब वो जो जाता है वो फिर उसमें फेलियर आने के चांसेस होते हैं, तो उसका नया फेज स्टार्ट होता है, जैसे हम उसका वेयर आउट फेज कहते हैं, ठीक है। और इसको हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हार्डवेयर होता है मैन्युफैक्चर्ड, क्योंकि इसमें रॉ मटेरियल यूज होता है। जिसमें भी रॉ मटेरियल यूज होता है वो होता है मैन्युफैक्चर्ड। सॉफ्टवेयर कभी भी मैन्युफैक्चर नहीं होता है, क्योंकि उसको हम क्या करते हैं, उसे हम प्रोग्राम करते हैं, कोड करते हैं। तो सॉफ्टवेयर हमेशा डेवलप होता है और हार्डवेयर मैन्युफैक्चर होता है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन होता है कि सॉफ्टवेयर में वेयर आउट फेज क्यों नहीं होता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर को हम मैन्युफैक्चर नहीं करते, तो उसमें वेयर आउट फेज नहीं होता है, वो होता है ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट का मतलब होता है इन जनरल टर्म आउटडेटेड। सपोज दैट जब भी हमारा बर्निंग फेज है, जब कोई भी सॉफ्टवेयर में भी वही चीजें होती है, जब हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो उसके फेलियर के चांसेस हम देखते हैं कि उस समय चेंजेस हो रहे हैं या कहीं पे कोई इश्यूज हो रहे हैं, उस समय ज्यादा होते हैं। लेकिन जब हम उसको यूज करते हैं, उसकी लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है, तो सॉफ्टवेयर कभी भी वेयर आउट नहीं होता है। आउटडेटेड हो सकता है कि टाइम के साथ में उसमें कुछ और चेंजेस की नीड है, तो उसमें आप उसको इम्प्लीमेंटेशन फेज में जा सकता है, उसको और ज्यादा हम मॉडरेट कर सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर पुराना जो रहेगा वो वर्किंग कंडीशन में ही रहेगा। तो ये दोनों कर्व्स हैं, इसके हिसाब से आप देख सकते हो कि हार्डवेयर में क्या इश्यूज होते हैं और सॉफ्टवेयर पे कैसे इश्यूज होते हैं। तो ये हमारा ऑब्सोलेट हो सकता है, ये नहीं होता है। इतना क्लियर हो गया।
अब मैं आपको आगे का एक चीज बताती हूँ, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट क्या होता है। प्रोडक्ट एक टर्म्स यूज होता है सबसे ज्यादा कॉमन, कि प्रोडक्ट क्या होता है। अगर हम सॉफ्टवेयर उसमें ऐड ना करें, इन जनरल हम प्रोडक्ट की बात करें तो सबको पता है कि प्रोडक्ट क्या होता है। जो हम कस्टमर को डिलीवर करते हैं वो प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है। सपोज मैं सुपरमार्केट गई हूँ और मुझे कोई सामान, कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना है, तो जो कस्टमर को डिलीवर करना है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। अब जब ये प्रोडक्ट वर्ड सॉफ्टवेयर के साथ में मर्ज हो जाता है तो ये बन गया सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। यानी हमें कोई ना कोई सॉफ्टवेयर है जो किसी भी पर्टिकुलर क्लाइंट को, हमें पीपल को डिलीवर करना है। तो इसका एक वन लाइन डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, डिलीवरेबल टू कस्टमर और पीपल, कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है, जो हमें उनको डिलीवर करना है। अब क्या होता है, जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं, टू टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। बेसिकली आपने सुना होगा, एक होता है जेनरिक सॉफ्टवेयर और सेकंड होता है बिस्पोक सॉफ्टवेयर, जिसको इन जनरल हम बोलते हैं कस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब जेनरिक सॉफ्टवेयर जैसे नाम से ही क्लियर होता है, जेनरिक सॉफ्टवेयर जिसको सभी यूज करते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था आपको, हमें एचपी का एक प्रिंटर अपने पास लेके आए, अब हम एल सीरीज का मान लो प्रिंटर लेके आए हैं, तो उसके जो ड्राइवर्स होते हैं वो जेनरिक हैं। वो जो उस प्रिंटर को परचेज करेगा या यूज करेगा उसके लिए वो सॉफ्टवेयर कॉमन है, ठीक है। यानी कि बहुत सारे लोगों को जिसके लिए सेम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो सारे सॉफ्टवेयर जाते हैं जेनरिक सॉफ्टवेयर। बाकी बिस्पोक सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो पर्टिकुलर किसी भी कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग हमें डिजाइन करने होते हैं। तो 80% ऑफ जो सॉफ्टवेयर सोल्ड होते हैं वो होते हैं बिस्पोक सॉफ्टवेयर, क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू नीड हमें बनाने पड़ते हैं, जिस पर्सन को जो परचेज करना है। अब सपोज दैट मान लो मेरा कोई अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, तो मेरी जो वेबसाइट होगी वो मेरी पर्सनल होगी, तो मुझे वो जो सॉफ्टवेयर क्रिएट होंगे, फॉर एग्जाम्पल हमारी कोई पर्सनल वेबसाइट है वो जाएगा हमारे कस्टम सॉफ्टवेयर में, और कोई ऐसी वेबसाइट है जनरल वेबसाइट जिसको सभी यूज कर रहे हैं। अब आईआरसीटीसी की वेबसाइट है जहाँ पे जाके सभी अपना रिजर्वेशन या जो भी जिसको टास्क परफॉर्म करना है, तो ये जो एग्जांपल हो गया, ये हो गया जनरिक सॉफ्टवेयर का और ये हो गया हमारे पर्सनल सॉफ्टवेयर का। तो जो भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट होते हैं वो हमें ये देखना होता है कि जनरिक सॉफ्टवेयर है या कस्टम सॉफ्टवेयर है। तो ये वाला एक टॉपिक था, ये चीजें क्लियर हो गई। तो अब आपके पास ये प्रोडक्ट टर्म क्लियर हो गया होगा आई होप। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में हमें क्या करना है, सारी चीजों के हमें व्हाट के आंसर इस वाले रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के हमें अंदर चाहिए, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर सबसे पहला होता है प्रिपेयर एसआरएस। हम एक एसआरएस एक तरीके का डॉक्यूमेंट्स होता है जिसे हम प्रिपेयर करते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट बेसिकली प्रिपेयर किया जाता है, एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स होता है जिसको डेवलपर और कस्टमर के दोनों के एंड पे इसको साइन किया जाता है। इसके अंदर सारी रिक्वायरमेंट का स्पेसिफिकेशन होता है। सपोज दैट हमारे पास कोई कस्टमर आ रहा है, उसकी कोई स्पेसिफिक नीड है और उसको एक कस्टम सॉफ्टवेयर डिजाइन कराना है, तो हमें कस्टमर की सारी नीड्स उसमें मेंशन होंगी कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है, उसको अपने सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीजें चाहिए, ठीक है। डेवलपर अपने एंड से क्या प्रोवाइड कर रहा है, कैसे प्रोवाइड करेगा, क्या उसकी सारी चीजें होंगी, वो डेवलपर एंड से मेंशन होगी। तो एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है कस्टमर और डेवलपर के बीच में। तो ये जो एसआरएस डॉक्यूमेंट होता है, ये हमें सॉफ्टवेयर बिल्ड करने से पहले ही हमारा एसआरएस, सबसे पहले हमारा फर्स्ट काम होता है एसआरएस क्रिएट करना, क्योंकि जब तक हमारे पास रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं होगी हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम स्टार्ट नहीं कर सकते। हम मॉड्यूल्स तब बनाते हैं जब हमारे पास एसआरएस क्लियर होता है, और ये एसआरएस डॉक्यूमेंट हर टीम के हर मेंबर के पास होता है, चाहे वो कोडिंग सेक्शन में हो, चाहे वो टेस्टिंग में हो, किसी भी मॉड्यूल जिसको भी असाइन होगा उसके साथ में उसको एसआरएस डॉक्यूमेंट उसके पास अवेलेबल होगा। नेक्स्ट हम इसमें करेंगे रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में, फर्स्ट हमारा जब एसआरएस प्रिपेयर हो गया उसके बाद हम उसकी फिजिबिलिटी चेक करते हैं। फिजिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, इन टर्म्स ऑफ टाइम, ठीक है। उसकी क्या कितना फिजिबल है, जो रिक्वायरमेंट कस्टमर ने हमें दी है उसके हिसाब से हम उसकी कॉस्ट का एस्टिमेशन निकालते हैं, जो आगे जाके हमें इसके न्यूमेरिकल भी करना है, फंक्शन पॉइंट्स और वो सारे फिजिबिलिटी के अंदर आएंगे, जिसके अंदर हम उसको रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसकी कॉस्ट का एक एस्टिमेशन निकाल के देते हैं। तो वो कितना फिजिबल है, क्या है, वो सारी कंडीशन, सारी चीजें पढ़ेंगे हम फिजिबिलिटी स्टडी में। टाइम के हिसाब से कितना फिजिबल है एज वेल एज कॉस्ट के हिसाब से कितना फिजिबल है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो इसी का सब पॉइंट है वो है रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन।
रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन में क्या क्या होता है, जब भी हम एलिसिटेशन की बात करते हैं तो हमें तीनों चीजें हमें कलेक्ट करनी होती हैं। कलेक्टिंग रिक्वायरमेंट, हमें सारे रिक्वायरमेंट को कलेक्ट करना है। उसके बाद कैप्चरिंग द रिक्वायरमेंट, जो जो रिक्वायरमेंट है उनको सभी को कैप्चर करना है अपने पास और अंडरस्टैंड करना है कि रिक्वायरमेंट है क्या पहले बेसिकली जो एसआरएस में मेंशन है। और जब सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी उसके बाद हम अपना नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, एनालिसिस पे जाएंगे और अपना काम स्टार्ट करेंगे। अब आप क्वेश्चन ये होगा कि हमें रिक्वायरमेंट जो हमें कलेक्शन है वो कैसे करेंगे हम। तो कलेक्शन करने के लिए हम ये सारे अपने जो बेस हैं उनको फॉलो कर सकते हैं कि हम रिक्वायरमेंट को कलेक्ट कहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन है हमारा इंटरव्यू। जैसे सपोज दैट अगर हमारे पास जो कस्टमर है वो एक से ज्यादा लोग हैं, एक से ज्यादा एक टीम है जिसमें सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स है कि किसी के अकॉर्डिंग ऐसा होना चाहिए, किसी के अकॉर्डिंग कुछ और रिक्वायरमेंट है। तो हम एक इंटरव्यू सेशन ऑर्गेनाइज करते हैं, एक फॉर्मल इंटरव्यू जिसमें हम सभी की रिक्वायरमेंट को उसमें देखते हैं। तो एक तो हो गया हमारा इंटरव्यू, उसके थ्रू हम अपनी रिक्वायरमेंट गैदर कर सकते हैं। सेकंड वन होता है हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग सेक्शन, जिसके थ्रू हम जो भी हमारे टीम मेंबर्स हैं और जो भी कस्टमर के एंड से जो लोग हमारे साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं उनके साथ बैठ के हम ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन रख सकते हैं, जिसमें हम उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो हम नोट डाउन करते हैं और उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश होती है। नेक्स्ट होता है हमारा फास्ट, QFT और यूज केस डायग्राम। अब फास्ट का फुल फॉर्म मैं आपको बता देती हूँ। फास्ट क्या होता है? फास्ट बेसिकली होता है हमारा फैसिलिटेटेड एप्लीकेशन स्पेसिफिकेशन टेक्निक। इसका फुल फॉर्म होता है फैसिलिटेटेड एप्लीकेशन स्पेसिफिकेशन टेक्निक और QFT का फुल फॉर्म होता है क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट। जो भी हम फंक्शनलिटी प्रोवाइड करेंगे उसकी क्वालिटी क्या है। और यूज केस डायग्राम आपको पता होगा, ये हम बेसिकली यूज करते हैं यूज केस डायग्राम कि उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए। अभी रिक्वायरमेंट इंजीनियर आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, तो जो टर्मिनोलॉजी थी वो मैं लिख चुकी हूँ। इन जनरल अगर आपको समझना है तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का सबसे पहला कि जब भी कोई सॉफ्टवेयर जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट को गैदर करना है प्रॉपर। फर्स्ट रिक्वायरमेंट को कलेक्ट करना है, गैदर करना है और उसके बाद उसको अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद डेवलपमेंट प्रोसीजर स्टार्ट होगा। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट गैदरिंग की तो उसके लिए जो हमने एसआरएस डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया था, तो एसआरएस डॉक्यूमेंट का भी एक स्टैंडर्ड होता है जिसको हम फॉलो करना होता है जब हम एसआरएस बना रहे होते हैं। तो एसआरएस का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो IEEE ने दिया हुआ था, तो हमें उसके हिसाब से स्टैंडर्ड को हमें मेंशन करना होता है। ठीक है, अब जब हमने IEEE के कुछ बेसिक्स टर्म्स हैं जो एसआरएस में हमें रिफ्लेक्ट होने चाहिए। जब भी हम कोई भी एसआरएस क्रिएट कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज है कि जो एसआरएस है वो करेक्ट होना चाहिए। यानी कि जो हमने इतना सारे हमने सेशंस किए, जो हमने QFT किया, जो हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग की, उसके उन सब चीजों को करने का रीजन ही यही था कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो क्लियर हो पहले से ही, जिससे कि जब हम डेवलपमेंट साइकिल हमारा स्टार्ट हो तो उसमें अगेन मॉडिफाइंग कंडीशन में हम ना जाना पड़े। तो हमारी कोशिश होगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो एसआरएस है हमारा वो करेक्ट होना चाहिए। उसके बाद अनएम्बिगुअस सिचुएशन होना चाहिए, उसमें बहुत सारे जो अनएम्बिगुअस होना चाहिए, उसमें एम्बिग्युइटी नहीं होनी चाहिए कि कोई टर्म्स को हमें ऐसे फिर उसके बाद उसमें मॉडिफाई करके ऐसा, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि स्टार्टिंग में ही जो भी है वो एम्बिग्युइटी ना हो उसमें। उसके बाद नेक्स्ट है कि जो एसआरएस है हमारा वो कंप्लीट होना चाहिए। कंप्लीट से मतलब है कि जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है वो हमें कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारा जो एसआरएस डॉक्यूमेंट हमने प्रिपेयर करा है उसमें उसकी सारी कंप्लीट रिक्वायरमेंट हम एट वन पेपर हम मेंशन कर पाए। जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीटली उसमें मेंशन हो। नेक्स्ट होता है कंसिस्टेंट होना चाहिए। उसके बाद उसको हम वेरीफाइबल ये इसलिए होना चाहिए कि हम उसको बाद में वेरीफाई भी हमें करना होता है, क्रॉस चेक करना होता है कि कस्टमर एंड से जब हम ये होगा जब हम डिलीवर करेंगे प्रोडक्ट को, उसके बाद हम उसको वेरीफाई भी करते हैं कि जो नीड्स उनकी थी कस्टमर के एंड से जो हमने एसआरएस में मेंशन की हैं वो सारी चीजें हमें पहले क्रॉस वेरीफाई करेंगे। उसके बाद मॉडिफाइबल कंडीशन में इसलिए होना चाहिए कि अगर कोई चेंजेस होते हैं या कोई एरर आती है तो हम उसको कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, जो कि टेस्टिंग फेज में हमें आगे और ज्यादा इसको
यूज होगा कि अगर हमें कोड को मॉडिफाई करना है या जो भी करना है तो डॉक्यूमेंट हमारा ऐसा होना चाहिए जो हम बाद में मॉडिफाई भी कर पाए। जैसे सपोज दैट हमने हाफ प्रोजेक्ट डिजाइन होने के बाद अगर कस्टमर की कोई और नीड आ जाती है सडनली कि इसको ऐसे नहीं, थोड़ा ये वाले कॉन्सेप्ट भी इसमें एड ऑन होना चाहिए, तो हमारा वो डॉक्यूमेंट इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि हम उसको मॉडिफाई भी कर सकें। उसके बाद ट्रेसेबल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, जो भी रिक्वायरमेंट हम मेंशन कर रहे हैं वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए, सो दैट जब वो टीम मेंबर्स के पास में जाए तो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। सारी रिक्वायरमेंट क्लियरली मेंशन होनी चाहिए, अनएम्बिगुअस होना चाहिए। ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये IEEE के स्टैंडर्ड है कि ये सारी चीजें इसमें फुलफिल होनी चाहिए। मॉडिफाइबल इसलिए लिखा है, एक रिक्वायरमेंट कई बार ऐसा नहीं होता कि जब किसी ने हमें स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट असाइन किया उसी वक्त उसकी सारी रिक्वायरमेंट वो बताए। कुछ रिक्वायरमेंट बेसिक है, ये ह्यूमन नेचर है, कुछ रिक्वायरमेंट हमारी रह जाती है जो बाद में कस्टमर में बोलता है कि ये रिक्वायरमेंट भी हमें ऐड ऑन करवानी है। तो इतना हमें उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन के लिए उसमें स्पेस रखना होता है कि हमें अगर थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना पड़े सॉफ्टवेयर तो हम डॉक्यूमेंट में भी मॉडिफाई कर पाए और आगे जाके सॉफ्टवेयर में भी कर पाए। तो ये सारे पॉइंट जो है वो SRS में हमारे मेंशन होना चाहिए। जब हमारा डॉक्यूमेंट बन गया तब अब हमारा नेक्स्ट फेज होता है, हम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के बाद हमारा नेक्स्ट फेज होता है। मैं एक चार्ट के फॉर्म में ड्रॉ कर देती हूँ, सो दैट पहले आप चार्ट के थ्रू अंडरस्टैंड कर लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको एक एक पॉइंट करके एक्सप्लेन करती हूँ। तो आप इस चार्ट को चाहे तो ड्रॉ कर सकते हो, जिसमें हमारे सारे स्टेप 1 बाय 1 फॉलो होंगे। ठीक है, ये चार्ट हमने भी ड्रॉ किया है। बेसिकली ये चार्ट है हमारा सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का, कि जब भी हम सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं तो अभी हम किस पॉइंट पे हैं, हम है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ नीड पे। हमें जो नीड्स हैं उनको कैसे रिकॉग्नाइज करना है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होंगी वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो होंगी। जैसे ये हमारा मान लो स्टेप 1 है, जब हमारी नीड स्पेसिफिकेशन क्लियर हो गया, SRS डॉक्यूमेंट डन हो गया, उसके बाद हम फिजिबिलिटी स्टडी करेंगे। स्टेप 2 हमारा ये होगा कि हम फिजिबिलिटी की स्टडी करेंगे इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट जब हमारा ये सारी चीजें कैलकुलेट हो गई, जो भी हमारी कॉस्ट वगैरह एस्टिमेट कॉस्ट हमने निकाल ली, उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो स्टेप 3 होगा वो होगा एनालिसिस। अब हमें करना है एनालिसिस की जो भी चीजें हैं उसको कैसे बनाना है। इसके लिए हमारा जो भी टर्म्स हम यूज करते हैं, जो हमने देखा था कि हम DFT बना रहे हैं, यूज केस डायग्राम बनाएंगे, ER डायग्राम बनाएंगे, वो सारी चीजें एनालिसिस के अंदर आएंगी। 1 बाय 1 मैं एक्सप्लेन करूंगी कि ER डायग्राम होता क्या है, कैसे ड्रॉ होता है। बेसिकली होता है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, जो अभी आगे यूज करेंगे हम। ये सारी चीजें जो होती हैं वो सारी हमें एनालिसिस पार्ट में ही सारी चीजें कंप्लीट करनी होती हैं। उसके बाद हमारा फिर नेक्स्ट फेज स्टार्ट होता है डिजाइन। डिजाइन में जो हमने अभी तक ये सारी चीजें ओवरव्यू ली, उसको हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करना है, ग्राफिक्स कैसे दिखेंगे, उसका जो भी हमने अभी तक सारी इंफॉर्मेशन गैदर की, जो भी हमने ड्रॉ किया, उसके बाद उसको डिजाइन फेज में हम कन्वर्ट करते हैं। तो नेक्स्ट जो स्टेप आता है, जब हमारा एनालिसिस पोर्शन डन हो जाता है तो हमारा नेक्स्ट फेज जो आता है वो आता है डिजाइन। जब हमारा डिजाइन रेडी हो गया, हमारे पेजेस रेडी हो गए, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन करेंगे हम उसका। इम्प्लीमेंटेशन में ये जो पोर्शन है हमारा, इसमें हम कोडिंग और टेस्टिंग को डाल सकते हैं। टेस्टिंग हमारे पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन में भी आ सकता है, इसमें हम सोर्स कोड और ये सारी चीजें डाल सकते हैं। पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन में हम टेस्टिंग कर सकते हैं। जब इम्प्लीमेंट हो गया उसके बाद हम ये चेक करते हैं कि उसमें कोई किसी तरीके की कोई एरर्स या कोई इश्यूज तो नहीं आ रहे हैं, तो वो सारा पोर्शन हम इसमें भी डाल सकते हैं। और अगर उसके बाद सॉफ्टवेयर आगे का जो होता है, ये तो लाइफ टाइम फेज चलता है हमारा मेंटेनेंस। जब भी कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन हो गया उसके बाद जब वो यूज होता गया तो ये जो लास्ट फेज है, लाइफ लॉन्ग फेज है, जिसे हम कहते हैं मेंटेनेंस फेज। ठीक है, तो अभी हम हैं यहाँ पे और ये सारे एक एक करके स्टेप्स हमें पढ़ना है। तो रिकॉग्नाइजेशन ऑफ नीड्स में मैंने भी आपको पॉइंट्स बताए थे जिसके थ्रू आपको एक्सेस करने थे, इंटरव्यू और ये सारी चीजें। अगर आप उसको ड्रॉ करना चाहें इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिकल चार्ट, जिससे याद रखना इजी रहेगा इन टर्म्स ऑफ एग्जाम, तो आप उसका मैं एक चार्ट ड्रॉ कर देती हूँ, तो आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो उससे आपको इजी रहेगा अंडरस्टैंड करने में और टर्म्स भी क्लियर रहेंगे कि इंटरव्यू का सेशन हो गया, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गया, फास्ट कहाँ आएगा, DFT कहाँ आएगा, उसका भी मैं ग्राफिकली चार्ट बना देती हूँ। तो अभी हमने पढ़ा है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ नीड और नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा एनालिसिस। तो एनालिसिस से पहले आप एक और चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं, उसके बाद मैं एनालिसिस फेज स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, तो आप इस चीज को वीडियो को पॉज करके या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी आपको ठीक लगे, लेकिन आप ये ग्राफ को अपने पास से एक बार ड्रॉ कर लो जिससे आपको इजी रहेगा समझने के लिए। ठीक है, तो
उस वाले फ्लो चार्ट के बाद जो हमने बनाया था रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग वाला, उसके बाद आप इस फ्लो चार्ट को अपने पास मेंशन रख लो। इसमें हमारा ये होगा मॉडल्स फॉर ए डेटा प्रोसेसिंग। जो हमारे पास डेटा आया था उसको प्रोसेस करने के जो मॉडल्स जो मैंने थ्योरेटिकली एक्सप्लेन किए हैं, आप चाहो तो ये ग्राफ बना के उसको मेमोराइज कर सकते हो, वो इजी रहेगा। तो ये सारे, अगर एक इन्फॉर्मेशन गैदरिंग टूल के भी आए थे कि एक क्वेश्चन था जिसमें था नेम ऑफ इन्फॉर्मेशन गैदरिंग टूल्स, इनमें से कौन सा नहीं है, ये क्वेश्चन था। तो उसमें आपको फाइंड आउट करना है कि गैदरिंग के टूल कौन कौन से बेसिकली हम यूज करेंगे जब हम एसआरएस के लिए इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। तो फर्स्ट होगा हमारा रिव्यू ऑफ लिटरेचर। कुछ हमें पुराने लिटरेचर्स को या पुरानी उनकी कोई वेबसाइट्स वगैरह जो ऑलरेडी चल रही है, तो उसको आपको देख के उनका सारा रिव्यू लेना पड़ेगा कि क्या क्या चेंजेस हैं, पुराना क्या था, वो सारी चीजें। तो आप कुछ इन्फॉर्मेशन आप लिटरेचर से गैदर कर सकते हो। नेक्स्ट है ऑन साइट ऑब्जर्वेशन। आप साइट पे जाके वहाँ का एक्चुअल ऑब्जर्वेशन कर सकते हो कि क्या है, कैसा है एक्चुअल, जो आपको लाइव ऑब्जर्वेशन मिलेगा। तो आप वहाँ जाके भी ऑब्जर्व कर सकते हो, वहाँ के लोगों से कम्युनिकेट करके वहाँ से भी आप इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। सेकेंड, थर्ड है इंटरव्यूज। आप इंटरव्यूज कंडक्ट कर सकते हो, इंडिविजुअली लोगों से मिल सकते हो, टीम मेंबर से मिल सकते हो, और उनके कंसेंट, उनके जो भी रिक्वायरमेंट है वो आप समझ सकते हो, सुन सकते हो। क्योंकि हमारा काम है अभी रॉ इन्फॉर्मेशन को गैदर करना, उसको फिल्टर्ड करके उसको कैसे एसआरएस में डालना है, वो सेकंड स्टेप है। अभी हमारा काम है इन्फॉर्मेशन को गैदर करना। तो सबसे पहले आप लिटरेचर के थ्रू इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। नेक्स्ट है ऑन साइट ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हो। उसके बाद आप इंटरव्यू सेशन कंडक्ट कर सकते हो, वहाँ से इन्फॉर्मेशन आपको डेफिनेटली मिल जाएगी। उसके बाद आप क्वेश्चनरीज भी बना सकते हो। कुछ जब आप कौन सा ऑब्जर्वेशन के लिए जा रहे हो तो आप कुछ क्वेश्चनरीज अपने साथ कैरी कर सकते हो, और वो क्वेश्चनरीज आप वहाँ लोगों को दे सकते हो, और वहाँ से भी आपको कुछ आउटपुट, कुछ फीडबैक मिल सकता है। तो ये सारे प्रॉपर वेज हैं जहाँ से आप इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकते हो। उस इन्फॉर्मेशन को फिर माइंड कैसे करना है, फिल्टर कैसे करना है, वो सेकंड स्टेप में जाएगा। तो ये हमारा पोर्शन है, ये है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग टूल्स। और ये इन्फॉर्मेशन गैदर कहाँ से करना है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को हमें कलेक्ट करना है। ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी हो सकती है, उसका डेटा जो भी होगा उसको गैदर कैसे करना है, ये उसका एक ग्राफ है। तो आप अगर ग्राफिकली मेमोराइज रखोगे तो चीजें बहुत इजी हो जाएंगी। और ये सब किसके अंदर आएगा, ये सारी चीजें जितना भी हमने अभी तक इस टिल दिस ग्राफ तक हम जो पढ़ रहे हैं, वो सारा आएगा हमारा रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग फेज में। अभी हम एनालिसिस पे मूव नहीं किया है। जो भी हमने अभी यहाँ तक हमने जो भी किया है वो सारा हमें रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग फेज में आएगा, जो कि होगा हमारा फेज 1। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करेंगे एनालिसिस पे, जो होगा आपका फेज 2। तो अभी तक इस वीडियो में आप इतना देखिए, यहाँ तक अंडरस्टैंड करिए, और उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर हम करेंगे, नेक्स्ट लेसन हम स्टार्ट करेंगे, वो उसमें हम डिस्कस करेंगे एनालिसिस। यानी कि नेक्स्ट हमारे लेसन का जो टॉपिक होगा वो होगा एनालिसिस के बारे में। उसके बाद हमारे मॉडल स्टार्ट होंगे। जो भी हम सिस्टम डिजाइनिंग मॉडल हैं, वो सारे मॉडल्स एक के बाद एक मॉडल हमें करना है, चाहे वो वाटरफॉल मॉडल, इंक्रीमेंटल मॉडल, प्रोटोटाइपिंग मॉडल, स्पाइरल मॉडल, जो भी मॉडल है वो सारे मॉडल हमें करना है 1 by 1। ठीक है, तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एनालिसिस एंड डेटा मॉडल्स। इसमें किसी को भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। So thank you very much.